हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की, यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा प्रीमियर की जाती है, तो आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोग बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर अच्छे डिस्काउंट चल रहा है। 26 तारीख यानी कि आज लास्ट डेट है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो उसके बाद में आप लोगों को आपकी तैयारी के अंदर मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। SRC10 के अंदर याद रखना कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ खास है नहीं, मतलब मूवीज वगैरह के ऊपर आया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। एडिटोरियल GS2 और GS3 से रिलेटेड खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल में क्या खास है। फ्री बाय अ जुडिशियल लीड एंड अ मल्टी लेयर्ड इशू। देखो, रिसेंटली फ्री बाय एक ऐसी चीज है जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसके अंदर कहा है कि फ्री बाय को रोकना चाहिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री बाय इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी, अगर आपको याद होगा तो तमिलनाडु के अंदर काफी फ्री बाय दिए जाते थे। तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री बाय इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी, और अभी अपने जजमेंट को वापस पलट दिया और कहा कि फ्री बाय जो है वो देश के लिए खतरनाक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसके कारण से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये फ्री बाय ना पिछले 2-3 वर्षों से काफी ज्यादा चर्चा में है और इलेक्शन के अंदर ये यूज होता है। फ्री बाय जो है वो इलेक्शन के अंदर वोट की मांग के लिए यूज किया जाता है। इस कारण से इलेक्शन के ऊपर हर साल एक सवाल देखने को मिलता ही है। तो हो सकता है कि ये फ्री बाय वाला सवाल इस बार या फिर अगले साल देखने को मिले। इस कारण से फ्री बाय के ऊपर एक हैंडी नोट तैयार रखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब समझने की कोशिश कि फ्री बाय क्या है। सबसे पहले तो देखो, फ्री बाय की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि फ्री बाय इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी को ही फ्री बाय कहते हैं। कुछ लोग जो है वो सब्सिडी से इंटरलिंक कर जाते हैं, जोड़ जाते हैं कि सब्सिडी ही फ्री बाय, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि आप भी तो सब्सिडी दे रहे हो, क्या सब्सिडी देना बंद कर दे, क्या फ्री बाय नहीं है क्या। एक्चुअल में सब्सिडी और फ्री बाय में अंतर है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। अ सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट इफ देयर इज अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय अ गवर्नमेंट और एनी पब्लिक बॉडी वेयर द गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड और गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट इज अदरवाइज इज ड्यू टू foregone not collected and government provide goods और सर्विसेज। सब्सिडी का मतलब होता है किसी भी सरकार या पब्लिक बॉडी के द्वारा कहीं भी पैसे का ट्रांसफर किया जा रहा है, फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है लोगों के भले के लिए, या फिर लोगों के टैक्स को माफ किया जा रहा है, या फिर गुड्स और सर्विसेज दी जा रही है। इन तीनों को ही सब्सिडी कहा जाता है। एक एक करके तीनों से बात करते हैं। पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट फंड को ट्रांसफर करती है, जैसे अगर आप देखोगे तो क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर पेमेंट किया जाता है ताकि किसान की ओवरऑल इनकम बढ़े। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रेग्नेंट महिलाओं को 6,000 रुपए तक दिए जाते हैं ताकि उनको जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके। फंड का ट्रांसफर, दिस इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी। सेकंड, देयर इज अ सब्सिडी जिसका मतलब होता है कि अगर कहीं पे रेवेन्यू नहीं ले रहा, रेवेन्यू नहीं ले रहा मतलब क्या? मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कोई प्रोड्यूस कर रहा है उससे लिंक करके इंसेंटिव दे दिए गए। कॉर्पोरेट को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम कर दिया गया, मतलब रेवेन्यू ही फॉरगोन कर दिया गया। मतलब जो रेवेन्यू आ रहा था उस रेवेन्यू को मना किया, बोला कि अगर आप ये करते हो तो हम टैक्स कम लेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप काम करते हो तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम ली जाएगी।
अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर देश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सब्सिडी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साथ में गुड्स और सर्विस का देना गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है, जिसके अंदर मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लोगों को किताबें देना, बच्चों को किताबें देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर कॉन्डम वगैरह को देना ताकि उनका प्रयोग जो है बढ़ सके, कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग बढ़ सके। इन सारी चीजों को किया जाता है और इन सारी चीजों को सब्सिडी कहा जाता है। पर आप पाओगे कि यार सब्सिडी और फ्री बाय में अंतर क्या है? फ्री बाय में तो फ्री में पेमेंट किया जा रहा है कि बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, किसानों को लोन जो है वो हम लोग माफ कर देंगे, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब सब्सिडी और फ्री बाय आर वेरी मच इंटरलिंक, ठीक है। अब फ्री बाय और सब्सिडी को डिफरेंशिएट कैसे करें? तो है तो दोनों एक ही, घुमा फिरा, ठीक है। मतलब फ्री बाय भी गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं और पेमेंट ही किया जा रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हित तो निर्धारित होता है। जैसे अगर फ्री में बिजली दी जा रही है तो गरीबों के घर के अंदर मतलब होता ही है कि अगर 200 यूनिट तक आपने बिजली का प्रयोग किया है तो आपकी बिजली माफी है। अगर आपने 201 यूनिट भी कर दिया तो आपको पूरा बिल भरना पड़ेगा, 200 यूनिट तक माफ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा केवल 1 यूनिट पे पेमेंट लगेगा, 201 यूनिट का पेमेंट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब घर होते हैं ना, मतलब ऐसे लोग जिनके पास में पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके पास में बिजली जो है वो उस कारण से वो बहुत कम खपत करते हैं, घर के अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ है, तो फिर उनका केवल 200 यूनिट यूज हो पाता है और वो इस सब्सिडी का फायदा ले पाता है। मतलब एक गरीब घर के व्यक्ति को इसका फायदा मिल पाता है और उसे बिजली के बिल के बर्डन से माफ किया जाता है, ठीक है, उससे मुक्त किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कर्ज माफी की जाती है, लोन माफी की जाती है, तो लोन माफी भी तो किसान के भले के लिए ही घुमा फिरा के। जैसे किसान की इनकम बढ़ाने के लिए आप 6,000 रुपए दे रहे हो कि ये पैसे लो, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे ही तो एग्रीकल्चर का लोन माफ करके किसान की इनकम बढ़ाई जा रही है, साथ में उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम किया जा रहा है। तो इजंट इट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये है तो सब्सिडी, पर अलग अलग रूप से दी जा रही है। पर हम लोगों को अगर यहाँ पर समझना है सब्सिडी और फ्री बाय के बेसिक इफेक्ट को, बेसिक डिफरेंस को, तो कई सारे लोगों का कहना है कि इट इज अ पॉलिटिकल मूव, जहां पर रिसेंटली कई सारी छोटी मोटी पार्टियां जो है वो अब उभर के आ रही हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में दिख रही है और जो फ्री बाय को काफी ज्यादा मतलब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ही सब्सिडी देने की बात करती है, जिसके अंदर कहती है कि हम लोग बिजली देंगे, फ्री में बिजली देंगे, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, वो नहीं चाहती कि यार ऐसी रीजनल पार्टी उभर के आए, उनको कॉम्पिटिशन दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक कॉम्पिटिशन खत्म किया। इस कारण से सब्सिडी का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है। मतलब कई सारे लोगों का कहना है कि ये इकोनॉमिकल मूव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर, तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी और फ्री बाय के अगर असर या अंतर को समझना है तो इनका अंतर इफेक्ट के अंदर है। मतलब हम लोग फ्री बाय को खतरनाक क्यों कह रहे हैं, सब्सिडी को अच्छा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्री बाय खतरनाक है, सब्सिडी अच्छी है। मतलब ऐसी चीज जिसका इफेक्ट जो है वो पूरे देश के ऊपर उल्टा ज्यादा हो, जिसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो, पॉजिटिव कम हो। जैसे बिजली की कर्ज माफी, उसकी वजह से पीएसयू के अंदर डिस्कॉम कंपनी के ऊपर लोन बढ़ रहा है। हालांकि डिस्कॉम कंपनी के ऊपर लोन बढ़ने का कारण केवल फ्री बाय नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर तो फ्री बाय नहीं दिया जा रहा, पर गुजरात के अंदर भी अगर आप देखोगे तो फिर भी डिस्कॉम कंपनी के ऊपर भारी लोन है। तमिलनाडु के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा लोन कहीं पे है तो वो गुजरात के अंदर, ठीक है। इतना ही नहीं, मतलब इसी कारण से कई सारे लोग कह रहे हैं कि इट इज अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव। मतलब मैं अभी तक आपको बताता था कि फ्री बाय के क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, फिर मैं बता रहा हूं, अब बताया था मैंने फ्री बाय के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि फ्री बाय इज नो डिफरेंट फ्रॉम सब्सिडी, दे आर मेनली सेम। जहां पर फ्री बाय के इफेक्ट वही हैं जो सब्सिडी के इफेक्ट है, फ्री बाय की डेफिनेशन वही है जो सब्सिडी की डेफिनेशन, फ्री बाय के तरीके वही हैं जो सब्सिडी के तरीके। बस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सब्सिडी एंड फ्री बाय इज दिस, कि सब्सिडी जो है वो कैबिनेट के अंदर डिसाइड की जाती है, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन के जरिए डिसाइड की जाती है,
और उसके बाद में इसका एक एम होता है कि किसी सेक्टर को ग्रो कराना। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडी देना, भारी सब्सिडी दी जाती है। फूड सिक्योरिटी के लिए भोजन या फिर राशन के दाम कम करना, वहां पर सब्सिडी देना। एजुकेशन के अंदर स्कॉलरशिप देना, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए हेल्थ सेक्टर के अंदर पैसे पहुंचाना। दे आर काइंड ऑफ सब्सिडी जो कि कैबिनेट द्वारा डिसाइड की गई, जो प्रॉपर डिबेट डिस्कशन से डिसाइड हुई, जिसके हार्मफुल और पॉजिटिव इंपैक्ट को देखा गया। इस कारण से सब्सिडी मोर ऑफ अ बेनिफिशियल फ्री बाय से। ठीक है, तो फ्री बाय और सब्सिडी के अंदर वैसे देखा जाए तो बेसिकली कोई अंतर नहीं है, पर फ्री बाय जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएंगे, मैनिफेस्टो के अंदर जाएंगे, लोगों के वोट को इकट्ठा करने के लिए कहा जाएगा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमको जिता दोगे तो हम ये कर देंगे, हमको जिता दोगे तो हम वो कर देंगे। मतलब ये इलेक्शन के अंदर डिसाइड किया जाता है। इसके ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंपैक्ट देखे जाते हैं, जिसके कारण से फ्री बाय का सबसे बड़ा कंसर्न वाला इशू ये नहीं है कि पीएसयू के ऊपर खतरा बनता है। पीएसयू के ऊपर खतरा तो उन राज्यों के अंदर भी है जहां पर फ्री बाय नहीं दिया जाता, क्योंकि स्टेट के पास में फाइनेंस जो है वो कम है। फाइनेंस कम होने का कारण सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को फाइनेंस चुका नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिवोल्यूशन करना चाहिए टैक्स का, यानी कि डिविजिबल पुल जो देना चाहिए स्टेट को, वो नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सेंटर जो है वो सेस और सरचार्ज का ज्यादा प्रयोग करती है। तो पीएसयू के अंदर प्रॉब्लम तो गुजरात के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, पीएसयू के अंदर प्रॉब्लम ऐसे राज्यों के अंदर भी देखने को मिलेगी जहां पर फ्री बाय नहीं दिए गए। ठीक है, पर फ्री बाय का बेसिक असर यह है कि इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत खतरनाक है। फ्री बाय के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये है कि क्योंकि इलेक्शन के अंदर डिसाइड किया गया, इलेक्शन के अंदर डिसाइड करके कुछ भी मैनिफेस्टो बना दिया जाता है जो पॉपुलर पॉलिटिक्स का, मतलब जो पॉपुलर लोग कह रहे हैं ना उसके अनुसार बना हुआ, ताकि वोट मिले। वोट मिले तो वोट मिलने के बाद में फिर जो भी प्रॉमिस किए गए मैनिफेस्टो के अंदर उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट किया जाता है तो अपोजिशन इसका विरोध नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अपोजिशन विरोध करेगी तो रूलिंग गवर्नमेंट कहेगी कि देखो हम तो आपको पेमेंट करना चाहते हैं, ये पार्टी जो है वो आपको पेमेंट नहीं करने दे रही है, तो वो पार्टी अपने आप विलन हो जाएगी। तो इस कारण से इसके इंप्लीमेंटेशन को अपोजिशन पार्टी रोक भी नहीं पाती। अब फिर क्या होता है, जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है ना, तो फिर अपोजिशन पार्टी भी इसी तरीके के मैनिफेस्टो लेके आती, मतलब पब्लिक पॉलिसी के अंदर पॉपुलर पॉलिसी बनाई जाती है, जबकि जरूरी नहीं कि पॉपुलर पॉलिसी सही हो। श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, तो ये पॉपुलर पॉलिसी को बढ़ावा देता है, पहला। दूसरा, इसकी वजह से फ्री बाय की वजह से एक्चुअल में इंपैक्ट ये पड़ता है कि फ्री बाय से इलेक्शन के अंदर ओवरऑल रूप से करप्शन है। लोगों को कहा जा रहा है तुम ये करो तो मैं तुमको पेमेंट दूंगा। फ्री बाय के अंदर लोगों से पेमेंट, वोट मांगने के बदले सारी चीजें की जा रही है। फ्री बाय के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है और अपोजिशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण से आने वाली गवर्नमेंट, जैसे अभी वाले ने सब्सिडी दे दी, तो आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा कि अरे यार कम फाइनेंस से ज्यादा प्रयोग करना, तो ऐसा गवर्नमेंट बर्डन पड़ने लगता है। तो ये इश्यूज होते हैं फ्री बाय के। फ्री बाय के इशू ये हैं कि ये एक प्रकार का ऐसी वस्तु है जिसके अंदर इलेक्शन के अंदर या फिर लोगों के भले की बात नहीं की जा रही है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हम लोग बस इतना कर देंगे, मतलब ये शॉर्ट टर्म चीज है, लॉन्ग टर्म नहीं। जैसे हम लोग कर्ज माफी कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, किसान को उठाने की बात नहीं की जा रही, ओवरऑल सेक्टर डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, वहीं सब्सिडी को देखोगे तो सब्सिडी डेफिनेशन के रूप में, तरीकों के रूप में हर जगह पे सब्सिडी सेम है, पर सब्सिडी जो है वो कैबिनेट के अंदर डिसाइड की जाती है, जिसके अंदर सेक्टर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जैसे कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंदर भी फिर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये सब्सिडी जो है वो दी जाती है, या फिर भूखमरी को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी, कोई सीरियल इशू को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो ये सब्सिडी को अलग बनाता है।
यहाँ पर डिबेट डिस्कशन होने के कारण जो नेगेटिव पार्ट है वो हट जाता है। ये लॉन्ग टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है। फ्री बाय जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं कि आज दे देंगे, वोट मिल जाएंगे, हो गया, ठीक है। ये गवर्नेंस के लिए होती है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। जिसके बाद सब्सिडी दी जानी चाहिए, फ्री बाय नहीं, सब्सिडी दी जानी चाहिए किसानों को, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनकी कर्ज माफी हो के आज किसान रिलीव हो जाए, ऐसा नहीं। किसान को लॉन्ग टर्म के लिए हमको सशक्त करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि वो आगे से कर्ज के अंदर डूबे ही ना। हम लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, हम लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए, हम लोगों को फूड सब्सिडी देनी चाहिए एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों को सब हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमको सब्सिडी देनी चाहिए। यहाँ पर सब्सिडी जो है वो जानी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर, गवर्नमेंट का पैसा जाना चाहिए, ना कि पॉपुलर पॉलिसी को बनाने के अंदर जो कि इनइफेक्टिव और शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। इसके अलावा रेनबो ऑफ होप, स्ट्रगलिंग विद द जेंडर आइडेंटिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द स्टिग्मा, प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंटली क्या हुआ है कि LGBTIQ के जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। मतलब इस तरीके की आइडेंटिटी क्राइसिस है कि ये लोग, मतलब अधिकतर लोग जो है वो बाहर आके बता भी नहीं पाते हैं कि व्हाट इज देयर आइडेंटिटी, और इवन कई बार इनके नाम को एब्यूज के रूप में यूज किया जाता है, दूसरे को, किसी और व्यक्ति को गाली के रूप में यूज किया जाता है, जिसके कारण से इनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस जो है वो होता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है, और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर जो मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के अंदर ये कहा कि अलग से नाम दिया जाना चाहिए हर एक प्रकार की कम्युनिटी को, लेस्बियन को अलग, गे को अलग, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इन सबको एक अलग नाम दिया जाना चाहिए। और तमिलनाडु की सरकार ने अलग अलग नाम जो है वो यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। हालांकि अब बात ये आती है कि ट्रांसजेंडर के क्या इश्यूज है, LGBTQ कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं, उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो LGBTQ कम्युनिटी के इश्यूज सोशल हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, एजुकेशन है, लीगल है, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। मतलब दीज आर वल्नरेबल अमॉन्ग द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर भी वल्नरेबल है। क्यों? पहले सोशल प्रॉब्लम देखो कि इनको क्या सोशल इशू झेलने पड़ता है। इनकी डिग्निटी के ऊपर इशू है। डिग्निटी के ऊपर इशू है मतलब क्या? मतलब ट्रांसजेंडर है ना जो होते हैं, उनके नाम का प्रयोग किया जाता है एज ए अब्यूज। ट्रांसजेंडर बाहर आके अपने चीज को क्लियरली बता ही नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो गे होते हैं, कई बार जो ऐसे महिलाएं होती हैं जो लेस्बियन होती हैं, वो समाज के डर से बाहर नहीं आ पाती हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्निटी का इशू। और जो बाहर आ जाती है उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें मॉक किया जाता है, तो डिग्निटी का इशू है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फैमिली सपोर्ट। बच्चा शुरुआत के अंदर, बचपन के अंदर अपने कैरेक्टर शो कर रहा है जिसके अंदर वो नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा अलग है, तो फैमिली का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। फैमिली उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करती है क्योंकि वो अलग है, क्योंकि वो डिफरेंट। फैमिली अगर वो अलग नहीं, अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो नहीं मानता है कि वो अलग है, तो वो उसे अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो फैमिली उसे घर से निकालने तक पे आ जाती है। जिसके बाद में अगर एक बच्चा ऐसा है छोटी उम्र के अंदर, उसे परिवार ने निकाल दिया है, घर ने निकाल दिया है, तो बच्चा फिर क्या करेगा? क्या उसे एजुकेशन मिलेगी? क्या उसे इकोनॉमी मिलेगी? क्या उसे पैसे मिल पाएंगे? अब उसे एजुकेशन और इकोनॉमी नहीं मिलेगी तो फिर वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा? और अगर वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो ट्रेन के अंदर, घरों के अंदर, फिर वो बेगार वगैरह करने की शुरुआत जो है वो करने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा कारण है सोशल स्टिग्मा। कानून तो अपनी तरफ से काम कर रहा है, लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, पर आप खुद सोचो ना कि मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मतलब आप कभी सपने देखते होगे ना, मतलब कभी अपने, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बातचीत करते होगे रात को कि हाँ बाबू हाँ सोना, जब वो होता होगा तो उस समय पे बातों बातों के अंदर यार लड़का होगा, नहीं लड़की होगी, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी, किसी ने ये कहा कि ट्रांसजेंडर होगा,
आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर होना चाहिए? क्यों, वो जेंडर नहीं है? जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो कितने लोगों के मन में आता है कि ट्रांसजेंडर को भी इक्वालिटी दी जानी चाहिए? देयर इज अ आइडेंटिटी क्राइसिस, और आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ में सोशल स्टिग्मा। इवन यू आर अ एजुकेटेड क्लास, आप भी कई बार जाने अनजाने के अंदर डेरोगेटरी स्टेटमेंट ऐसे देते हो जो कि LGBTQ कम्युनिटी की जो डिग्निटी है उसको हार्म करता है। इवन आपके मन में स्टिग्मा कि ये कम्युनिटी के लोग नहीं, मेरे घर में नहीं होने चाहिए, है ना? मतलब अगर कोई LGBTQ कम्युनिटी का है या तो जो ट्रांसजेंडर है ट्रेन के अंदर आपके पास में आके बैठ जाएगा तो आप खिसकने लग जाओगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है? वो स्टिग्मा है सोसाइटी में। तो वो स्टिग्मा जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। इनके प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के अंदर ये रह ही नहीं सकते। मतलब अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो उसे समाज के अंदर बुलाया नहीं जाएगा, समाज के कार्यक्रमों के अंदर कम बुलाया जाएगा, तो वहां पर फिर इश्यूज जो है वो आने लगते हैं। उसके अलावा कारण है लीगल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल देखे हैं तो पॉलिटिकल के अंदर कितने ट्रांसजेंडर नेता आज आपको देखने को मिल रहा है? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQIQ कम्युनिटी से आते हैं? कितने LGBTIQ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? अगर वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इनकी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी? लीगल कारण 2014 के अंदर नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सेक्शन 377 हटाया नहीं है, पर उसके अंदर से जो होमोसेक्सुअलिटी है उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया। कभी भी ये मत कहना कि सेक्शन 377 हटा दिया। सेक्शन 377 अभी भी है। सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स बताता है, जो कि वेजाइना और पेनिस के अलावा जितने भी प्रकार के इंटरकोर्स है उसे क्रिमिनलाइज करता है, जिसके कारण से होमोसेक्सुअलिटी भी क्रिमिनलाइज थी। अब होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, पर सेक्शन 377 का प्रयोग अभी भी आता है। एनिमल के ऊपर अगर कोई इस तरीके की चीजें करता है तो उसके ऊपर केस लगाने के लिए सेक्शन 377 का प्रयोग अभी भी किया जाता है। अननेचुरल सेक्स का के अंदर क्रिमिनलाइजेशन अभी भी है। तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब अधिकार दे दिया है दो अलग अलग कम्युनिटी के अंदर कि LGBTQ लेस्बियन और गे आपस में होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हैं। इट हैज नो क्राइम। बट अभी तक मैरिज का अधिकार भारत के अंदर नहीं दिया गया है। मतलब आप दोनों सेक्स तो कर सकते हो, पर ये दोनों लोग शादी नहीं कर सकते, और ये दोनों लोग शादी नहीं कर सकते तो फिर एक फिक्स पार्टनर इनके जीवन में नहीं होगा, ये अलग अलग पार्टनर फिर ढूंढने पड़ते हैं। देन देयर इज अ चाइल्ड अडॉप्शन पॉलिसी। भारत के अंदर जो चाइल्ड अडॉप्शन पॉलिसी है उसके अंदर कहा गया है कि महिला पुरुष और बच्चे, मतलब लड़का और लड़की दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। पुरुष जो है वो केवल लड़के को अडॉप्ट कर सकता है विद सम कंडीशन के शादी हुए को 5 साल हुए होने चाहिए, ठीक है? पर LGBTQIQ के लोग एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। मान लो दो पार्टनर हैं, दोनों ने शादी नहीं की है, मतलब उनकी शादी हो गई है पर लीगल रूप से वो शादी मान्य नहीं होगी। अब जब वो लीगल रूप से शादी मान्य नहीं है और ऑब्वियसली होमोसेक्सुअलिटी के अंदर चाइल्ड का बर्थ नहीं होता, और जब चाइल्ड का बर्थ नहीं होता है तो दे आर इन द नीड फॉर द अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। और अगर कोई अडॉप्शन का प्लान करता है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। साथ में इकोनॉमिकल इशू है। आप खुद सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन के अंदर ही अपने माता पिता ने निकाल दिया। कुछ लोग होते हैं जो फिर भी अपनी मेहनत करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को मेरी कम्युनिटी को ऊपर लेके आना है, ठीक है? देयर वॉज अ पायलट के लिए एक लड़का था, है ना, मतलब एक ट्रांसजेंडर था, जो अपने आप को जो मेल है पर फीमेल के रूप में फीमेल है पर मेल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हो। तो वो पायलट के लिए तैयारी कर रहे थे एंड ही विल बी द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया हु इज फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो मेडिकल टेस्ट के अंदर कहा गया कि अरे ये तो ट्रांसजेंडर है। कहा गया कि अपने जेंडर के प्रति ये कंफर्टेबल नहीं है तो इस कारण से इनको हम नहीं ले सकते। मेडिकल कारण बताए, साथ में उनकी एक थेरेपी चल रही थी, है ना? उस थेरेपी
के ऊपर कंसर्न उठाए गए और फिर अलाउ नहीं किया गया था शुरुआत के अंदर उन्हें पायलट बनने से, केरला से थे। बाद में फिर जब द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया, कई सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया, तो उसके बाद फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने अलाउ किया, और उसके बाद में अभी पायलट की ट्रेनिंग करने के बाद काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज पायलट की बिल्कुल पढ़ाई की हुई थी, ट्रेनिंग थी, सबको लग रहा था कि ही विल बी द फर्स्ट पायलट, और उसके बाद में शी इज वर्किंग एज अ जोमेटो बॉय, एज अ डिलीवरी बॉय। तो वो इशू आते हैं, मतलब इकोनॉमिकल वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, जबकि हम लोग फंडामेंटल राइट के अंदर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि फंडामेंटल राइट इस देश के अंदर हम लोगों ने इसलिए दी है ताकि एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके। इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे, जब तक हम लोग उन फंडामेंटल राइट को सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज सेड समथिंग ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। That's why he is the expert of law. That's why he is the father of the Indian Constitution. इन्होंने कहा कि मैं कोई भी फंडामेंटल राइट एक व्यक्ति को दे दूं, वो फंडामेंटल राइट नाकारा साबित होगी अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं कोई भी अधिकार आपको दे दूं, अगर उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो नकारा साबित होगी। और अगर किसी भी अधिकार को मैं ना दूं पर सोसाइटी उसे ऐसा अधिकार मानता है तो वो अधिकार अपने आप लोगों को मिलने लगेगा। मतलब लॉ के साथ में सोसाइटी का जुड़ना बहुत जरूरी है। कानून के अंदर तो हम अधिकार देते हैं, पर क्या सोसाइटी उन अधिकारों को मायने रखती है? क्या सोसाइटी उन अधिकारों को मान्यता देती है? क्योंकि अगर सोसाइटी उन अधिकारों को मान्यता नहीं देगी और उन अधिकारों को तोड़ने की कोशिश करेगी तो फिर लॉ भी क्या करेगा? मतलब सोसाइटी के अंदर इतने लोग, कितने लोगों को जेल में डालोगे? तो वो इशू आता है जिसके कारण से यहाँ पर वो फंडामेंटल राइट इन लोगों को नहीं मिल पाती, जिसके कारण से इकोनॉमिकल इश्यूज है, एजुकेशनल इश्यूज है। जब फैमिली ही बचपन में एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो एजुकेशन लेने कहाँ जाएगा बच्चा? तो आपको अधिकतर कम्युनिटी के लोग अनएजुकेटेड देखने को मिलते हैं। जो एजुकेटेड होते हैं वो शुरुआत के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो फिर अपने रूप में इनको कन्वर्ट कराना चाहती है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी डन फॉर दिस ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट और कोर्ट को आगे आना चाहिए। कोर्ट को मैरिज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो अलग अलग सेक्टर के अंदर सब्सिडी देती है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वो अब ट्रांसजेंडर के लिए भी तो काम करे, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट क्या कहती है, वी आर द वेलफेयर स्टेट, हम तो लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। अगर लोगों का वेलफेयर करना है तो दिस वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वेलफेयर करना भी शुरू होना चाहिए विद अवेयरनेस। देयर इज अ नीड के प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, देयर इज अ नीड के प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को मिले, देयर इज अ नीड के 21st सेंचुरी के अंदर लोगों के अंदर स्टिग्मा खत्म हो, जहां पर हम लोग एक ऑफिस के अंदर इस तरीके से देखें कि देयर इज अ मेल, देयर इज अ फीमेल, देयर इज अ ट्रांसजेंडर वर्किंग टुगेदर। ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि मतलब किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग दुआ दिया करते हैं, मतलब दिस पीपल, मतलब भगवान राम ने इनको कहा था कि आप जब भी चाइल्ड सेरेमनी होगी तो उसके अंदर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना। इनकी दुआएं काफी लगती हैं। तो मैंने काफी अच्छी जगह एक कोट पढ़ा था कि जिन लोगों की दुआ लगा करती है आज उन्हीं ही दया की जरूरत है। तो ये इशू जो है वो हम लोगों को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मिलते हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक अलग रूप से देखा जाना जरूरी है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, LGBTIQ कम्युनिटी को एक अलग रूप से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अननेचुरल है। मतलब ऐसा होता नहीं है, पर ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉट अननेचुरल। ह्यूमन के अलावा और भी ऐसी हजारों स्पीशीज हैं, इवन लॉयन के अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी दिखाई देती है। दे आर वेरियस स्पीशीज जिसके अंदर हमको बायसेक्सुअलिटी दिखाई देती है, जो दिखाता है कि अननेचुरल थोड़ी, दूसरे जानवरों के अंदर भी है, इंसान कोई अकेला थोड़ी। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे कल्चर के अंदर एक्सेप्ट नहीं की गई। अगर इंडिया के कल्चर के अंदर एक्सेप्ट नहीं की गई होती तो खजुराहो, मतलब कोई भी कल्चर क्या होता है, मतलब आज हमारा कल्चर कौन दर्शाएगा? मूवी, आर्ट, पिक्चर, सिनेमा, साथ में जितने भी प्रकार के आर्ट फॉर्म होते हैं, पेंटिंग, ये सब कुछ हम जो तस्वीरें बनाते हैं ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। दीज आर द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी का एक अलग रूप दर्शाते हैं। जो सोसाइटी में होता है वही एक डायरेक्टर इमेजिन करता है, मूवी बनाता है, वही एक पेंटर इमेजिन करता है, पेंटिंग बनाता है।
पुराने समय के अंदर खजुराहो के अंदर जो तस्वीरें हैं उसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी की तस्वीरें मिलती हैं। अर्धनारेश्वर शिव का पूजा जाने वाला सबसे बड़ा रूप क्या है? प्लूरलिटी को दर्शाता है। बिकॉज इंडियन सोसाइटी वॉज ऑलवेज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। बुल्ले बुल्ला शाह अपने कविताओं के अंदर लिखते हैं, एक पुरुष के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं, यौवन के साथ में डांस करते हैं एक महिला की ड्रेस में। क्या है ये? प्लूरलिटी को दर्शाता है। इट इज द ब्रिटिशर जिसने हमारी सोसाइटी को बाइनियल किया हुआ, बट हमारी सोसाइटी हकीकत में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, जहां पर अलग अलग प्रकार के लोगों को इंडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ। दिस द ब्यूटी ऑफ इंडिया। अब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, दे आर नॉट विद द कल्चर। थर्ड थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग बीमार हैं। अब बीमार हैं तो भैया उनका इलाज करो फिर। आप वैसे तो बीमार नहीं है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिस्ट है कि इन तरीके की बीमारी होती है दुनिया के अंदर, उसके अंदर ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी एक प्रकार की बीमारी है। पर अगर चलो मान लो बीमारी है भी, तो बीमारी है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए कि उसे समाज से हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड अगर कल्चर के खिलाफ होता तो भगवान राम सेरेमनी के अंदर फिर किसी भी बच्चे को पहला आशीर्वाद देने का अधिकार क्यों देते? तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, है ना। ट्रांसजेंडर LGBTQ कम्युनिटी वॉज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। फिर धीरे धीरे करके वो बाइनलिज्म देखने को मिला, और जिन लोगों ने बाइनलिज्म दिया, आज वही यूनाइटेड किंगडम के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया शुड ऑल्सो हैव टू डू दैट। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं खबरों के ऊपर, GS2 के ऊपर। GS2 के अंदर क्या खास है? साइटिंग द बॉर्डर पैक्ट चाइना ऑब्जेक्ट टू इंडिया US ड्रिल। देखो रिसेंटली क्या होने वाला है, इंडिया और US के बीच में युद्ध अभ्यास होने वाला है, 15th एडिशन का होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर अंदर इंडिया और अमेरिका चाइना की बॉर्डर के बहुत ही पास एक्सरसाइज करेंगे। तो चाइना को दिक्कत तो होगी। चाइना ने पिछली बार अपनी एक्सरसाइज की थी LAC के यहाँ पर, जहां पर ढेर सारी मिलिट्री लेके आ गया था, इंडिया के अंदर ट्रांसग्रेस भी कर गया था। तो अब इंडिया की बारी है। उस समय पे इंडिया ने कहा था कि आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। इस बार अब चाइना कह रहा है कि आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हो, पर इंडिया ने कहा हम कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो एंटी चाइना नहीं है, ये तो दो देशों के बीच में एक्सरसाइज है। बाकी हम सब लोग जानते हैं क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट लिमिट द व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट टू कर्व द प्राइस राइज। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इवन ये युद्ध अभ्यास, बस ये याद रखना कि इंडिया US के बीच की एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें बदल जाती है आने वाले समय के अंदर। ठीक है, युद्ध अभ्यास याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी बैन गवर्नमेंट द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो बैन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो बैन क्यों लगाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन, और किन कारणों से बैन लगाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज जो बैन लगा है वो कल हट जाए। अब UPSC अगर सवाल के अंदर आपसे पूछ लेगी कि बताओ क्या गवर्नमेंट ने गेहूं के ऊपर बैन लगाया है, आपने आंसर में लिखा यस, हाँ लगाया है ना, नो, बोथ, हाँ लगाया भी है, नहीं भी लगाया है, नन, दोनों ही नहीं। आपने बोला हाँ लगाया है क्योंकि आपको पता था। UPSC का रिजल्ट आने के पहले गवर्नमेंट ने वो बैन हटा दिया, तो UPSC को अपने आंसर की को चेंज करना पड़े। तो UPSC कभी भी इतने डायनेमिक सवाल नहीं पूछता जो कल जाके चेंज हो जाए, जिसकी वजह से आंसर की ही चेंज करना पड़े और व्यक्ति सही होने के बाद भी गलत हो जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछने की शक्यता होती ही नहीं, मतलब पूछे ही नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन। इस कारण से यहाँ पर ये याद मत रखना है किन चीजों के ऊपर बैन लगाया हुआ, बैठ कर रट रहे हैं, गेहूं के ऊपर लगाया, गेहूं के ऊपर लगाया, चावल के ऊपर, VLC के ऊपर, ये ऐप रट रहे हैं कि PUBG के ऊपर। PUBG तो याद ही रहेगा, टिकटॉक PUBG तो सबको याद ही रहेंगे, है ना। जो PUBG खेलते थे वो टिकटॉक नहीं देखते थे, तो PUBG के बैन के कारण उनको हार्ट अटैक आ गया। आधे लोग जो टिकटॉक पे प्रयोग करते थे वो PUBG नहीं खेलते थे। ठीक है, और एक अलग ही खेल चल रहा था। PUBG वाले जो है, जो यूट्यूब वाले हैं, वो टिकटॉक की बैंड बजा रहे थे। खैर टिकटॉक की बैंड बज रही थी, टिकटॉक वाले तो कहीं बजा रहे थे। ठीक है, तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि क्या कारण है किसी चीज के ऊपर बैन लगाने का। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में रशिया और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जहां पर जो गेहूं है
वो 1/4 पूरे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। अब जब यही वॉर पे चले जाएंगे तो पूरे विश्व के अंदर गेहूं की कमी होनी। जब गेहूं की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड क्राइसिस जो है पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर गेहूं जो है वो भारी मात्रा के अंदर एक्सपोर्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, जिसके बाद कार्टिलेज वगैरह भी करने की संभावनाएं जो है वो देखने को मिली थी। गवर्नमेंट के पास में गेहूं का प्रोक्योरमेंट भी कम हुआ था। अब जब गेहूं के ऊपर सॉफ्ट बैन लगाया गया तो लोगों ने नया तरीका निकाला, आटा बना के बेचना शुरू कर दिया, आटा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने अब उसके ऊपर भी, क्योंकि आटे के दाम बढ़ रहे थे, इसके कारण से उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। बांग्लादेश इंडिया जो है वो रिवर शेयरिंग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, करते रहने दो, आने वाले समय में बातचीतें बदल जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, फ्लड रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की, रिवर वाटर प्रोटेक्शन की, बेसिन मैनेजमेंट की, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की, करने दो। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिवर वाटर के एग्रीमेंट क्यों होते हैं, क्यों इन चीज़ों के प्रति बातचीत की जाती है, क्यों रिवर बैंक के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, क्यों बेसिन मैनेजमेंट की बात की जा रही है, क्यों इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आज के समय पे वाटर की भूमिका क्या है ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरीके से दुनिया की आबादी बढ़ रही है पर रिसोर्स फिक्स है, तो रिसोर्स को लेकर लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। रिसोर्स को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर आप दो देशों के बीच में रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई देखोगे, पानी को लेके, ज़मीन को लेके आजकल लड़ाई देखने को मिलती है राज्यों के बीच में, ठीक है। तो रिवर को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके कारण से रिवर शेयरिंग के एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि डिस्प्यूट जो है वो ना हो। दूसरा कारण क्या है कि फ्लड वगैरह एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहा है। जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहे हैं तो ये रिवर का पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिवर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फ्लड वगैरह आते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से एग्रीमेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर इंडिया कहे कि यार मैं अकेला कोसी के ऊपर सारे फ्लड रोक दूंगा, जबकि कोसी आ रही है नेपाल से और नेपाल के अंदर से वहां पर पानी गेन हो रहा और इंडिया के अंदर वो फ्लड क्रिएट कर रहा है, तो फिर पानी का रेगुलेशन नेपाल से हुआ जाना चाहिए ना, जिसके कारण से हमको एग्रीमेंट तो करने पड़ेंगे। मान लो कि नेपाल जो है वो इस नदी के अंदर पॉल्यूशन कर रहा है, इंडिया इस नदी को साफ करने की कोशिश कर रहा है, कितना ही साफ कर लें फिर वो गंदी रहेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर नेपाल के साथ में एग्रीमेंट करने पड़ेंगे कि वाटर शेड मैनेजमेंट करो, ये करो, वो करो, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करो, इसलिए ये एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। रिसेंटली जो फ्लड वगैरह देखने को मिल रहा है उसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिवर वाटर एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगभग 54 अलग अलग नदियां जो हैं वो बहती हैं, 54 नदियां बहती हैं, जिनके लिए कई सारी नदियों के लिए एग्रीमेंट है, मैक्सिमम नदियों के लिए एग्रीमेंट किए गए हैं। पर गंगा का जब एग्रीमेंट किया गया था तो गंगा के रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट का विरोध किया था बंगाल ने, आज भी करता है। अब बांग्लादेश का कहना है कि तीस्ता का एग्रीमेंट कर लो। अब तीस्ता आपको दिख रही होगी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये तीस्ता यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये बंगाल है, ये बंगाल ही यहाँ तक जा रहा है ना, ये वाला रीजन बंगाल आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर ये सिक्किम है, तो बंगाल के अंदर से तीस्ता जाती है। तो जब तीस्ता के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात की जाती है तो बंगाल जो है मना कर देता है कि नहीं करना। तो यहाँ पर इस कारण से तीस्ता के इशू देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से देखो बांग्लादेश की अथॉरिटी ने क्या कहा है, लॉन्ग पेंडिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है वो अर्लीस्ट डेट के ऊपर पूरी करो। पर हमको बांग्लादेश के बारे में सोचना पड़ता है, इस कारण से हम लोग नहीं कर पाते वहां पर। इसके अलावा GS3 के ऊपर बात करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 2 सितंबर को कमीशन होगा, 15 अगस्त को होने वाला था, अब 2 सितंबर के ऊपर बात जो है वो जा चुकी है। INS विक्रांत के कमीशन होने के बाद में क्या होगा, तो देखो इंडिया के पास में INS विक्रम है, ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर इंडिया की बॉर्डर समुद्र के ऊपर बहुत बड़ी है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं, तो आप इस इमेज को देख सकते होगे, यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये बहुत बड़े से शिप होते हैं, ठीक है, नाम खुद बता रहा है इनका, एयरक्राफ्ट और कैरियर। एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हवाई जहाज, उनको कैरी करने वाले। अब आप सोचो कि यार इंडिया है और इंडिया की लड़ाई हो गई किसी देश से बहुत दूर, मतलब अफ्रीका के साउथ डायरेक्शन में, साउथ अफ्रीका, तो इंडिया से हवाई जहाज ले लेके साउथ अफ्रीका के ऊपर अटैक किया जा रहा है,
रास्ते में आ रहा है, अरे फ्यूल तो खत्म हो गया, वापस पलटा, फ्यूल भरने जाना है, वापस पहुंचे, भरवाया, वापस आए, आधे रास्ते में फिर अटक गए, इशू हो गया ना। क्या करो, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके जाओ, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचाओ। एयरक्राफ्ट कैरियर एक आइलैंड की तरह काम करता है, एक फ्लोटिंग आइलैंड, और वहां से फिर एयरक्राफ्ट के जरिए आप अटैक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रयोग होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। तो क्या होता है कि ये किसी रीजन को ब्लॉक करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा 1971 का युद्ध, तो 1971 के युद्ध के दौरान में भी आईएनएस विक्रांत का ही प्रयोग किया गया था। आईएनएस विक्रांत उस समय में पुराना वाला था, बाद में उसे डिकमीशन कर दिया गया है। तो आईएनएस विक्रांत को यहाँ पर खड़ा कर दिया था। अब आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा था कि वो यहाँ पर कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड कर गया। और फिर वो गाजी मूवी देखी है क्या आपने, गाजी अटैक, गाजी भेजा था पाकिस्तान के द्वारा आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए, पर खुद गाजी डूब गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पर इंडिया के पास में ऑलरेडी एक है आईएनएस विक्रम, एक और विक्रांत आ जाएगा, तो हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। पर इंडिया के पास में एक बड़ी कोस्टल बॉर्डर है, जिसके लिए हमको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों के लिए मिनिमम एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमको मिनिमम चाहिए फॉर द सस्टेनेंस। पर उसके अलावा हमको एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। जैसे मान लो एक एयरक्राफ्ट कैरियर खराब होता है या इसके अंदर कुछ भी सुधार के काम होते हैं, तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर आ जाए, या फिर नॉर्मल पायरेसी के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमने के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रयोग इंडिया कर सकता है। मतलब टोटल हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, पर मिनिमम 2 तो चाहिए। तो वो 2 की आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाएगी। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के आने की वजह से क्या होता है, तो देखो सिक्योरिटी के अंदर ना सेम ही चीजें आती हैं, मतलब कोई अलग नहीं होगा कुछ भी। मतलब आप आर्म फोर्स की बात करो, आप नेवी की बात कर लो, आप किसी भी चीज की बात करो, उसकी वजह से असर सेम ही होगा कि अगर हम नए इक्विपमेंट लेंगे तो दूसरे दुश्मन के सामने डिटरेंस क्रिएट होगा। दूसरे दुश्मन के सामने जब युद्ध की स्थिति आती है तो ये अच्छे से काम कर पाएंगे। इंडिया जो है वो 2 फ्रंट वॉर झेल रहा है चाइना पाकिस्तान से, तो उसको खत्म करने के अंदर, मतलब उसको प्रॉपर रूप से लड़ने के अंदर ये काम आ सकते हैं। आजकल इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना जो है वो आ रहा है, हमारे सर के ऊपर चढ़ रहा है। अभी श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर सुना होगा ना। तो इस कारण से भी हम लोगों को चाहिए ये, है ना, मतलब इक्विपमेंट चाहिए होता है। पर भारत के इक्विपमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, भारत के इक्विपमेंट के अंदर प्रॉब्लम है डिले की। आईएनएस विक्रांत काफी समय से कमीशन हो ही रहा है, तारीख जो है वो डिले की ही जा रहा। नॉट जस्ट दिस, भारत के पास में जो इक्विपमेंट है वो काफी पुराने हैं। भारत की सबसे नई सबमरीन 17 साल पुरानी है। अभी P75 प्रोजेक्ट के को हटा दे, P15 प्रोजेक्ट को हटा दे, तो आखिरी सबमरीन 17 साल पुरानी है, जिसके कारण से आउटडेटेड प्रोडक्ट आपको इंडिया के पास में देखने को मिले। इंपोर्ट और लीज हम लोग ज्यादा करते हैं, हम लोग खुद के इक्विपमेंट नहीं बनाते, तो डिटरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉब्लम होती है। जैसे अकूला क्लास सबमरीन जो है, अकूला सबमरीन के लिए हम लोगों को कहा गया है कि, मतलब रशिया ने दी है, पर कहा है कि ट्रेनिंग के लिए यूज होगी, वो युद्ध के लिए यूज नहीं हो सकती। भारत के इक्विपमेंट के अंदर इंड्योरेंस कम है एज कंपेयर टू द यूएस चाइना वाले इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट कर दो। ठीक है, लाइक नहीं करते हो आजकल, देख रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग करके ले सकते हो। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको क्लास की अपडेट PPT PDF मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।